हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नागपुर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था, जो कि मैकेनिकल CNW डिपार्टमेंट के अंतर्गत था। अगर बात करें तो यह पेपर सर्विंग एम्प्लॉय कोटा 25% के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तभी हाल ही में 5 फरवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसमें इसके लिए मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस पेपर के लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। आगे इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला सेक्शन इसमें पार्ट ए पूछा गया था, जिसमें टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहले प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, ट्विन पाइप ब्रेकिंग हेल्प्स इन मिस दोहरे पाइप ब्रेकिंग प्रणाली डैश में मदद करता है। तो ट्विन पाइप प्रणाली की अगर बात करें तो इसमें हमारा फीड पाइप एडिशनल रूप से लगे होते हैं, जिसका काम होता है कि जो हमारा ब्रेकिंग टाइम रिलीजिंग टाइम होता है जो उसको कम करना होता है। जैसे कि अगर हम जानते हैं कि जो हमारा फ्रेट स्टॉक होता है उसमें रिलीजिंग टाइम जो सिंगल पाइप होते हैं उस केस में हमारा 45 से 60 सेकंड का समय लगता है। जबकि वहीं अगर बात करें ये हमारा सिंगल पाइप के लिए, अगर ट्विन पाइप की अगर बात करें रिलीजिंग टाइम की, तो वो हमारा 15 से 20 सेकंड में ही रिलीज हो जाते हैं ट्विन पाइप के केस में। तो ये हमारा जो रिलीजिंग टाइम जो होते हैं उसको रिड्यूस करने में ट्विन पाइप प्रणाली हमको मदद करते हैं। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस रिलीजिंग टाइम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछे गए थे यहाँ पर PEASD इज प्रोवाइडेड विथ डैश चोक। जो हमारा PEASD होता है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होते हैं उसकी चोक की डाया पूछी गई है यहाँ पर। तो जो चोक होती है वो 8 mm का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड सेम बॉक्स एंड वैगन। यानी जो बॉक्स एंड वैगन के एक ही ट्रॉली यानी सेम ट्रॉली एंड सेम बॉक्स एंड वैगन के केस में यहाँ पर व्हील डायमीटर्स के परमिसिबल वेरिएशंस पूछे गए हैं। तो वैगन की केस में अगर बात करें हम तो सेम एक्सल्स पर हमारा जो व्हील डायमीटर में वेरिएशन हमारा 0.5 mm के होते हैं। वहीं अगर सेम बोगी की अगर बात करें तो यह 13 mm और सेम वैगन की बात करें तो सेम वैगन के केस में यह 25 mm के डिफरेंस अलाउएबल होते हैं। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन यहाँ पर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो सेम ट्रॉली और सेम वैगन पूछे गए हैं, तो हमारा 13 mm एवं 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर्स ऑन सेम बोगी एंड सेम कोच। यानी जो सेम कोच और सेम बोगी में हमारा व्हील डायमीटर्स के वेरिएशंस पूछे गए हैं, परमिसिबल वेरिएशंस। तो यहाँ पर ऊपर हमने देखा था वैगन से रिलेटेड, यहाँ पर हम कोच के व्हील डायमीटर्स वेरिएशंस की अगर बात करें तो सेम एक्सल्स पर हमारा 0.5 mm और सेम जो हमारा बोगी होता है कोचिंग की केस में वो हमारा 5 mm होता है, और सेम कोच की अगर बात करें तो ये हमारा 13 mm तक अलाउएबल होते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्न के अनुसार देखें तो सेम कोच और सेम बोगी में हमारा
5 mm एंड 13 mm अलाउबल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, वेयर इज रेल स्प्रिंग कारखाना लोकेटेड, मीन्स रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह सिथौली ग्वालियर मध्य प्रदेश में यह स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं इसके अलावा आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं RCF की अगर बात करें तो रेल कोच फैक्ट्री जो हमारा कपूरथला पंजाब में है वहाँ पर स्थित है। और ICF की अगर बात करें तो यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई पेराम्बूर में स्थित है, जहाँ पर भी वर्तमान में जो वंदे भारत है उसका निर्माण किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे, बफर हाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस फॉर बैगन्स इन एम्प्टी कंडीशन। जब बैगन्स हमारा एम्प्टी कंडीशन में हो, उस कंडीशन में हमारा बफर हाइट मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन पूछे गए हैं। तो एम्प्टी कंडीशन में अगर बात करें हमारा बफर हाइट मैक्सिमम वो 1105 mm और मिनिमम की अगर बात करें तो ये हमारा 1090 mm मिनिमम होता है। तो इस प्रकार अगर प्रश्न से देखें हम तो प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर 20 इस प्रकार सही उत्तर हो जाएंगे, 1105 mm मैक्सिमम एंड मिनिमम 1090 mm इन एम्प्टी कंडीशंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, परमिटेड फ्लैट पैसेज ऑन ICF कोचेज व्हील्स इज, मिस ICF के पहियों के अनुमेय फ्लैट प्लेसेस की जो लिमिटेशंस होती है परमिटेड वो पूछे गए हैं। तो कोचिंग के केस में अगर बात करें जो फ्लैट सरफेस होते हैं वो हमारा 50 mm तक अलाउबल होते हैं, जो कि हमारा कोचिंग के केस में होते हैं। वहीं बात करें 60 mm वो हमारा बैगन के केस में अलाउबल होते हैं। तो यहाँ पर हमसे कोच से रिलेटेड पूछा गया था, तो 50 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, मैक्सिमम व्हील डायमीटर्स ऑफ BLC वैगन इज, जो हमारा BLC वैगन्स है उसके मैक्सिमम व्हील डायमीटर्स पूछे गए हैं। तो BLC वैगन्स का हमारा मैक्सिमम व्हील डायमीटर्स वो 840 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। जब यह डायमीटर्स हमारा घटकर 780 mm पर आ जाते हैं तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। यहाँ पर बात करें इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन की तो एक PLC जो हमारा यूनिट होता है वो टोटल 5 कार के बने होते हैं, जिसमें हमारा बात करें दोनों एंड पर हमारा A कार लगे होते हैं और बीच में हमारा 3 B कार लगे होते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक यूनिट में 2 A कार और 3 B कार्स लगे होते हैं। इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एम्प्टी कंडीशन फॉर BLC वैगन, जो BLC वैगन्स की खाली स्थिति में ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम प्रेशर कितना होता है। तो एम्प्टी कंडीशन में मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर की अगर बात करें BLC वैगन्स में तो BLC वैगन्स में हमारा LSD लगे होते हैं, यानी लोड सेंसिंग डिवाइस, जिसका काम होता है वैगन्स की एम्प्टी एवं लोडेड कंडीशंस को सेंस करना। तो यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन की बात करें तो एम्प्टी कंडीशन में यह प्रेशर 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लोडेड कंडीशन में यह 3.8 kg का प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर को LSD। यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एन ICF कोचेज, मीन्स ICF कोचेज की व्हील बेस कितनी होती है। तो वह 2896 mm के होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर LHV की, तो LHV 2560 mm, और वहीं बात करें कैसनव जो हमारा फ्रेट स्टॉक में प्रयोग किए जाते हैं, उसकी व्हील बेस 2000 ±5 mm के होते हैं, यानी 1995 से लेकर 2005 mm के बीच इसका व्हील बेस होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि व्हील बेस हम किसको कहते हैं, तो जो डिस्टेंस हमारा जैसे या हमारा 2 एक्सल्स हो गए, यहाँ पर हमारा 2 चक्के लगे हैं, तो इन दोनों के बीच जो हमारा डिस्टेंस होता है 2 एक्सल्स उसके बीच, उसको हम व्हील बेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा यहाँ पर, व्हाट इज द मेंटेनेंस टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग 24 कोचेज ट्रेन में 24 डिब्बों वाली गाड़ी के लिए जरूरी अनुसरण समय कितना होता है, वो पूछे गए हैं। तो वह 24 गाड़ी कोचों के लिए अगर बात करें तो यह 6 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एंगल टू बीच स्प्लिट पिंस एंड कटर्स टू बी स्प्लिट, मीन्स स्प्लिट पेन को कितने कोण पर विभाजित करना चाहिए। तो यह इसका सही उत्तर बात करें स्प्लिट पिन को तो 45 डिग्री पर स्प्लिट करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक सीसी यानी क्लोज सर्किट रेक एट ओरिजिनेटिंग स्टेशंस, मिस सीसी रेक का शुरुआती स्टेशन से ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होगा, वो पूछे गए हैं। तो क्लोज सर्किट के रेक के केस में अगर बात करें तो जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर हमारा ब्रेक पावर होता है वह 100%, जो आगे चलकर एन रोड में मिनिमम 90% होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सीसी रैक के लिए येलो कलर की बीपीसी इशू की जाती है, और इसके लिए अगर बात करें तो वैलिडिटी की तो 30 + 5 डेज की वैलिडिटी होती है, जिसमें हमारा 5 डेज ग्रेस पीरियड होता है। जब वैगन्स अगर लोडेड कंडीशन में हो तो उसको एम्प्टी कराने तक 5 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसकी एग्जामिनेशन के लिए 100 मैन आवर्स पर रेक की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ओरिजिनेटिंग स्टेशन में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, मिनिमम ब्रेक पाइप प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक बान ऑफ 58 बॉक्स एंड वैगन्स, मीन्स 58 डिब्बों वाले बॉक्स एंड वैगन का ब्रेक बान में न्यूनतम ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कि 56 वैगन तक हमारा प्रेशर ब्रेक बान में 4.8 kg का प्रेशर होना चाहिए। जब यह 56 से अधिक हो जाए वैगन्स, तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेक पाइप में प्रेशर हमारा ब्रेक बान में 4.7 मिनिमम होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार बात करें तो यहाँ पर हमारा 58 वैगन्स जो कि 56 वैगन से अधिक है, तो इस प्रकार हमारा ब्रेक बान में प्रेशर 4.7 मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ एयर प्रेशर इन गुड्स ट्रेन एज पर G97, जो हमारा RDSO द्वारा G97 जो पैम्पलेट जारी किया गया है गुड्स ट्रेनों के लिए, वो G97 हमारा जो एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक होता है उसके मेंटेनेंस मैनुअल से रिलेटेड है। यानी जो एयर ब्रेक सिस्टम हमारा गुड्स का होगा उसमें यह वर्णित है कि हमारा लीकेज रेट 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए गुड्स के केस में। तो यहाँ पर अगर G97 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट लीकेज रेट मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शंस फ्रॉम हेड स्टॉक इज, मीन्स हेड स्टॉक से बफर का मानक प्रक्षेपण कितना होना चाहिए।
तो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शंस की अगर बात करें हेड स्टॉक से तो वह 635 mm से ज़्यादा स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शंस फ्रॉम हेड स्टॉक इज, यानी हेड स्टॉक का मिनिमम जो हमारा बफर प्रोजेक्शन है न्यूनतम पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिमम के केस में हमारा 584 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। वहीं अगर आपसे स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो वह 635 mm का होता है और मिनिमम हमारा 584 mm के हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm, यानी बफर प्लंजर का अधिकतम आघात कितना mm का होता है। तो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक की अगर बात करें तो वह 127 mm के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन ICF कोच, मिस ICF कोचों में डिब्बे का भार ट्रॉली में किसके जरिए स्थानांतरित होता है। तो ICF कोच में यहाँ पर साइड बेरर के माध्यम से वेट ट्रांसफर किया जाता है बॉडी टू बोगी पर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साइड बेरर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एट व्हाट इंटरवल द IOH ऑफ शताब्दी ICF कोचेज इज, मिस शताब्दी ICF डिब्बों वाली IOH किस अंतराल पर किए जाते हैं। तो IOH की अगर बात करें तो IOH हमारा 9 महीने के अंतराल पर किए जाते हैं, जो कि शताब्दी कोचेज का होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज सेल बी गिवन IOH आफ्टर, मीन्स यहाँ पर नवनिर्मित डिब्बों का IOH इंटरमीडिएट जो ओवरहॉलिंग होते हैं नए कोचेज की यहाँ पर पूछे गए हैं। तो नए कोचेज के केस में हमारा IOH वह 1 साल के अंतराल पर कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। वहीं अगर नॉर्मल केस में अगर बात करें तो नॉर्मल केस में यह 9 मंथ पर कराए जाते हैं, जबकि न्यूली बिल्ट के केस में यह 1 ईयर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है येलो स्ट्रिप ऑन इन बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट, मीन्स ICF डिब्बों के छोर पर बनी जो पीली पट्टियाँ होती है वो क्या दर्शाती है। तो वह एंटी टेलीस्कोपिक को दर्शाती है, यानी ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स शुड बी चेंज इफ बर्न आउट बियॉन्ड, मीन्स के टाइप वाले ब्रेक ब्लॉक को बदला जाना चाहिए अगर इससे कितना घिस जाए। तो मिनिमम इसका 12 mm तक हम परमिसिबल करते हैं, जो कि मिनिमम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। अगर बात करें कि यह के टाइप कंपोजिट टाइप ब्रेक ब्लॉक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं तो यह BMBS जो सिस्टम हमारा है गुड्स के केस में यह प्रयोग किए जाते हैं। कोचिंग में भी यह BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर वाले जो कोचेज है उसमें यह प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी निरीक्षण यान प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या होगा। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो RA, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर व्हाट इज द इंटरवल ऑफ फॉर क्लीनिंग कोच वाटर टैंक, मीन्स सवारी डिब्बों के पानी टंकी की सफाई का अंतराल क्या होते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो 1 मंथ पर यहाँ पर क्लीनिंग की जाती है वाटर टैंक्स की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, रिहेबिलिटेशंस ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन, यानी सवारी स्टॉक का पुनर्निर्माण या रिहेबिलिटेशंस डैश के दौरान किया जाता है। तो MLR यानी मिड लाइफ रिहेबिलिटेशंस होते हैं वो 12 से 15 ईयर्स पर कोचों का किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय FRP, यानी FRP से आप क्या समझते हैं। तो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर फाइंडिंग व्हाट डिफेक्ट्स UST इज डन, मिस अल्ट्रासोनिक टेस्ट किसके दोष को जांचने के लिए किया जाता है। तो वह इंटरनल क्रैक्स को जांचने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परमिसिबल वेरिएशन इज न्यू व्हील थ्रेड डायमीटर्स ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन इज, मिस ब्रॉड गेज के नए पहिए का एक ही दूरी पर व्यास का अनुमेय भिन्नता कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें परमिसिबल व्हील डायमीटर्स में पूछा गया है वेरिएशंस, वो भी सेम एक्सल्स पर। तो सेम एक्सल्स पर बात करें तो वह 0.5 mm गुड्स या वैगन्स या कोचेज दोनों केसेस में हमारा व्हील डायमीटर्स का वेरिएशंस सेम एक्सल पर समान ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट पीरियोडिसिटी इज, मीन्स नवनिर्मित बॉक्सन वैगन का पहला POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की अवधि क्या होती है। तो नए फर्स्ट POH की अगर बात करें न्यूली बॉक्सन वैगन्स की, वो 6 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं POH, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर्स ऑफ द बॉक्सन वैगन, मिस बॉक्सन वैगन की कपलर से कपलर तक की कुल लंबाई पूछे गए हैं। तो कपलर टू कपलर डिस्टेंस अगर बॉक्सन वैगन की अगर बात करें तो वह 10,713 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर बात करें लेंथ ओवर बॉडी की बॉक्सन वैगन की तो वह 9,784 mm के होते हैं, वही कपलर्स 10,713 mm के होते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, POH ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक बान इज, मिस ब्रॉड गेज ब्रेक बान की POH पूछे गए हैं कि कब किया जाता है। तो वो 2 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज, मिस कैसना बोगियों के निरीक्षण एवं अनुरक्षण दिशा निर्देश हेतु RDSO के किस पुस्तिका का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी बोला गया है। तो कैसना बोगी के केस में यह G95 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर है। वहीं G97 की अगर बात करें तो ये हमारा एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक्स का रिलेटेड होता है। G86 की बात करें तो यह BTP GLN जो होता है हमारा GL गैस टैंक से रिलेटेड उससे रिलेटेड होता है, जबकि BTPN हमारा पेट्रोलियम टैंक से रिलेटेड जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन विथ विच टाइप ऑफ टेप, इस एयर ब्रेक सिस्टम में जो थ्रेड जॉइंट्स को कसने के लिए किस प्रकार की टेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह टेफ्लॉन टेप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिससे हमारा लीकेज को समाप्त किया जा सकता है, यानी लीकेज को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं,
द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ बॉक्सन वैगन इज, मिस बॉक्सन वैगन के ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें कन्वेंशनल के केस में तो वह 355 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अगर बात करें 14 इंच के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन अदर ब्रॉड गेज वैगन्स आर, यानी वैगन्स के पहिए पर अनुमेय फ्लैट सरफेसेज स्थल क्या है? तो यहाँ पर बात करें तो वैगन से यहाँ वैगन पर पूछे गए हैं, तो फ्लैट सरफेसेज वैगन्स में हमारा 60 mm तक मैक्सिमम अलाउबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचपी कोच, मिस एलएचपी कोचों का अधिकतम गति क्षमता कितनी होती है? तो वो 160 kmph होता है, जिसको अपग्रेड करके 200 किलोमीटर तक किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचवी व्हील, मिस एलएचवी कोच का व्हील गेज कितना होता है? तो यह 1600 प्लस माइनस 1 mm का व्हील गेज होता है एलएचवी के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचवी व्हील, मिस एलएचवी डिब्बों के नई व्हील का व्यास कितना होता है? तो न्यू व्हील डायमीटर की अगर बात करें एलएचवी कोच की तो वह 915 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें कंडमिंग लिमिट पूछा गया एलएचवी कोचों की, तो यह 845 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील, यानी यहाँ पर 1 व्हील नहीं होकर 1 व्हील सेट होना चाहिए, यानी 1 एक्सल्स। तो यहाँ पर 1 एक्सल्स के मुताबिक अगर बात करें एलएचवी कोच में तो ब्रेक डिस्क की संख्या टोटल 2 होते हैं, यानी हमारा जो 1 एक्सल्स होते हैं उस पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी 2 की संख्या में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचपी कोच, मिस एलएचपी कोच में कौन से प्रकार के बियरिंग प्रयोग की जाते हैं? तो CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग टाइप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द डंप वाल्व वर्क्स ओनली ड्यूरिंग, मिस एलएचपी कोचों में डंप वाल्व तभी कार्य करेंगे जब डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील हो जाएगा, यानी जो व्हील के स्पीड जो पर एक्सल्स के होते हैं उसमें डिफरेंस क्रिएट हो, तब जाकर हमारा डंप वाल्व एक्चुएट होते हैं यानी काम करते हैं। ये हमारा कैसे काम करते हैं? तो यहाँ पर हमारा जो एक ट्रॉली होता है उसमें दोनों साइड में हमारा एक एक्सल लगे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारा जाकर माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं, जो हमारा सारे एक्सल्स की स्पीड को माइक्रो प्रोसेसर में भेजा जाता है। फिर वहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है कि कौन से स्पीड हमारा एक्सल्स की कम या ज़्यादा है, जिससे हमारा यह पता लगाने में आसानी होती है कि कौन सा एक्सल्स कम और ज़्यादा स्पीड से चल रही है। तो इस प्रकार उस से जुड़े हमारा डंप वाल्व जो कनेक्ट होते हैं, टोटल 4 की संख्या में हमारा डंप वाल्व लगे होते हैं, उसको सिग्नल भेजे जाते हैं कि आप ब्रेक अप्लाई करें या रिलीज करें। तो इस प्रकार हमारा सारे जो हमारा एक्सल्स होते हैं उस पर स्पीड को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर डंप वाल्व का काम तभी होगा जब हमारा डिफरेंस क्रिएट हो स्पीड ऑफ व्हील्स पर एक्सल्स, जो हमारा एक्सल्स होते हैं उस पर, और 0.4 की संख्या में हमारा पर कोच डंप वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क की मोटाई पूछी गई है। तो ब्रेक डिस्क की मोटाई 110 mm के होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी
सही उत्तर हो जाएगा। जो घटकर हमारा जब 96 mm पर आ जाए तो हम उसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। और ब्रेक डिस्क की अगर बात करें तो यह ब्रेक डिस्क हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क की यहाँ पर व्यास पूछे गए हैं तो वो हमारा 640 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोच, मिस LHB कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स प्रयोग किए जाते हैं। तो बात करें तो एक हमारा प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, दूसरा हमारा सेकेंडरी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तीसरा हमारा होता है यो डैम्पर्स जो हमारा यो शॉक एब्जॉर्बर्स, और चौथा हमारा लेटरल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। यानी टोटल इस प्रकार आपका 4 टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। जो टोटल कुल मिलकर आपका 18 शॉक एब्जॉर्बर्स पर कोच प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी टाइप्स की अगर बात करें तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, यानी LHB कोचों के बॉडी एवं बोगी के बीच कनेक्ट शॉक एब्जॉर्बर्स हमारा यो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी अगर संख्या की बात करें तो 04 पर कोच प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेज, मीन्स 2 डिब्बों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो बोथ कपलर्स शुड बी इन अलाइनमेंट, मीन्स दोनों डिब्बों को सीधी रेखा में होना चाहिए। बोथ कपलर्स शुड बी इन विदिन गैदरिंग रेंज, मीन्स दोनों डिब्बों के कपलर्स का जुड़ाव की सीमा में होना चाहिए। यानी यहाँ पर बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, मीन्स LHB कोचों का अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स पूछा गया है जो कि 2.5 mm होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल्स डेट इज डिपो 1 शेड्यूल्स जो हमारा होता है LHB कोच का वो कब किया जाता है। तो वह D1 शेड्यूल्स की अगर बात करें तो वह प्रत्येक ट्रिप पर के बाद इसका किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है D2 मेंटेनेंस शेड्यूल पूछा गया है। तो D2 मेंटेनेंस शेड्यूल्स यह 30 डेज +- 3 डेज के अंतराल पर किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं D3 मेंटेनेंस की बात करें तो 180 डेज +- 50 डेज के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शॉप शेड्यूल 1 ऑफ LHB कोच इज डन, मीन्स LHB कोचों की शॉप शेड्यूल 1 कब किया जाता है। तो वह 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स बीच एवर इज ईयरलियर में जो भी पहले हो उस केस में शॉप शेड्यूल 1 किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए शॉप शेड्यूल 2 कब किया जाता है। तो वह 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें SS3 की तो SS3 जो होता है वह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर IOH ऑफ LHB कोच इज डन, मिस LHB कोचों का इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जिसे हम शॉप शेड्यूल 1 के नाम से जानते हैं वह कब किया जाता है। तो वह 18 मंथ पर किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए कोडल लाइफ ऑफ LHB कोच, मिस LHB कोचों की कोडल लाइफ क्या कितना वर्ष होती है। तो वह 35 ईयर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, तो यह पेराम्बूर चेन्नई में स्थित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर भी वर्तमान में जो वंदे भारत चलाए जा रहे हैं इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए इन केस ऑफ कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट वेयर ह्यूमन लॉसेज इज देयर एनी इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड बाई, मिस अगर पैसेंजर स्टॉक एक्सीडेंट में कोई मानक जीवन हानि होती है तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें जब मानव जीवन से रिलेटेड यानी मानव हानि से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो कोचिंग स्टॉक की, तो उसकी अगर इंक्वायरी की बात करें तो वह कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ बफर्स ऑफ ICF कोच इन लोडेड कंडीशन, मिस लोडेड कंडीशन में जो ICF डिब्बे की बफर्स की न्यूनतम उनमें ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोडेड कंडीशन में बोला गया वही मिनिमम बफर हाइट पूछे गए हैं। तो लोडेड कंडीशन और मिनिमम बफर हाइट टोटल 1030 mm के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज शैल बी गिवन IOH आफ्टर, यानी नवनिर्मित डिब्बों को IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग कब किया जाता है। तो न्यूली कोचेज बात की गई है और IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग की तो वह 1 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट ए सेक्शन में टेक्निकल सेक्शन से पूछे गए थे जिसमें टोटल 60। नेक्स्ट सेक्शन हमारा इस्टेब्लिशमेंट से पूछे गए हैं जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछे गए थे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM, यानी IREM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IREM का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल होता है, जो कि कोई भी ऑप्शन में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर रही इसके जगह पर अगर आप IREC अगर होता यानी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड हो जाता है इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार बी इसका सही उत्तर हो जाते, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड इसका होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द रिलैक्सेशंस ऑफ एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ OBC कैंडिडेट, मिस अन्य पिछड़ा जाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्तियों में कितने वर्ष की छूट दी जाती है। तो अगर बात करें OBC केसेस में तो यह 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दिया जाता है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के केस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 इयर्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए व्हाट इज द एज रिलैक्सेशंस लिमिट्स फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट SC/ST कैंडिडेट, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्तियों में कितने वर्ष की छूट दी जाती है। तो वह 5 इयर्स हो जाएंगे, यानी 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी जो हमारा ECOR है उसकी हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यह भुवनेश्वर में स्थित है ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZRTI। ZRTI का फुल फॉर्म होता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पर जो जोनल रेलवे का जो कैंडिडेट्स होते हैं उसको शुरुआती स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाता है डिफरेंट स्किल्स के लेकर। नेक्स्ट प्रश्न के पूछे के बात करिए अगर तो NPS यानी न्यू पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, मिस नए पेंशन सिस्टम को कब शुरुआत की गई थी। तो 1 जनवरी 2004 को यह शुरुआत किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हाउ मेनी MSCP इज अलाउड इन इंटायर सर्विस,
यानी पूरे सेवा काल में कितने संशोधित MSCP अलाउड है। तो MSCP यहाँ पर होता है मॉडिफाइड एजड कैरियर प्रोग्रेशन होता है, जो कि कैंडिडेट को 10 वर्ष के इंटरवल पर प्रदान किया जाता है, जो कि पूरे सर्विस में आपको 3 MSCP मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 3 MSCP अलाउड इन इंटायर सर्विसेज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू द इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पासेज, मीन्स आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों को सुविधा पास जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें कि फैमिली मेंबर्स के साथ साथ जब डिपेंडेंट को इंक्लूड किया जाता है तो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या टोटल 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो 2 से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स अलाउड होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट्स को अलाउड नहीं किया जा सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ, और इसकी संख्या टोटल मैक्सिमम 5 के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी शेयर्स ऑफ पास कैन लेवल 5 एम्प्लॉई बी इशूड इन सेकेंड ए, मीन्स ग्रेड वेतन लेवल 5 के कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी ए का पास जारी किया जा सकता है। तो बात करें यहाँ पर लेवल 5 के लिए तो वह 3 सेट पास इशू किए जाते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंडिकेटेड इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास, मीन्स सुविधा पास में किसने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स अलाउ इन प्रिविलेज पासेज, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस स्टाफ इज डैश, मीन्स निरंतर श्रेणी कर्मचारियों के संदर्भ में ओवर टाइम की गणना के उद्देश्य के लिए औसत अवधि कितने होते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस के केस में हमारा जो ओवर टाइम्स का जो हमारा कैलकुलेटिंग होती है वह 2 वीक्स पर की जाती है, यानी वाई वीकली हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया कंटिन्यूअस और इसके अलावा हमारा इंटेंसिव, यानी टोटल हमारा 4 टाइप के स्टाफ होते हैं, जो एक हमारा कंटिन्यूअस, सेकंड हमारा इसेंशियली इंटरमीडिएट, थर्ड हमारा एक्सक्लूडेड और फोर्थ हमारा इंटेंसिव टाइप्स के स्टाफ्स होते हैं, जिसमें हमारा कंटिन्यूअस और इंटेंसिव जो 2 टाइप्स के जो हमारा स्टाफ्स होते हैं उसकी ओवर टाइम्स का कैलकुलेशन हमारा बाई वीकली किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसेंशियली इंटरमीडिएट का जो हमारा स्टाफ होता है वह उसकी ओवर टाइम की कैलकुलेटिंग हमारा वीकली स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOER इन आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स जो 2005 में जारी किया गया था उसके अनुसार हमारा कर्मचारियों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो टोटल 4 श्रेणी है, एक कंटिन्यूअस, सेकेंड इसेंशियली इंटरमीडिएट, थर्ड होता है एक्सक्लूडेड और फोर्थ होता है इंटेंसिव टाइप्स, यानी टोटल 4 टाइप्स के श्रेणियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर नेम द मशीनरी फॉर्म्ड इन रेलवे टू मेंटेन contact with organized labor to resolve disputes and differences arising between laborers and administrations, मिस रेल श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दे और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का क्या नाम है। जो हमारा जो डिस्प्यूट्स वगैरह है उसको रिसॉल्व करने के लिए हमारा बात करें तो PNM बनाया गया, जिसका अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो यहाँ पर हमारा
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर बात करें तो यह जोनल रेलवे स्तर जो रेलवे बोर्ड स्तर पर और डिविजनल लेवल स्तर पर भी अलग अलग टाइम पीरियड पर इसकी मीटिंग कराई जाती है। अगर बात करें तो डिवीजन लेवल पर इसकी मीटिंग 2 मंथ पर एक बार किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे दोनों के केस में इसकी मीटिंग 3 महीने में एक बार कराई जाती है, जिससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशंस और जो हमारा नीचे के मुद्दे जो भी उठाए जा सके, समस्या उठते हैं, उसको सुलझाया जा सके इस मीटिंग के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है टोटल LHAP यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ वर्किंग मीन्स एक छमाही कितने दिन के LHAP दे बनती है। तो अगर बात करें LHAP की तो पर 6 महीने पर यहाँ पूछा गया है, जो कि 10 LHAP क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं अगर बात करें तो पर ईयर अगर पूछा जाता तो पर ईयर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है 6 मंथ्स के अनुसार। टोटल LHAP आपकी पर ईयर 20 प्रोवाइड करवाए जाते हैं कर्मचारी को। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज मीन्स महिला रेल कर्मचारी को प्रस्तुति अवकाश डैश तक दिया जाता है। तो बात करिए अगर तो इसके लिए 180 डेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे क्रिएटेड फॉर 6 मंथ मीन्स यहाँ पर LAP के बारे में पूछा गया है और 6 मंथ पर जो कि हमारा 15 डेज क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अगर बात करें तो 1 ईयर्स में हमारा 30 LAP के इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू डैश लिविंग चिल्ड्रेन जो हमारा PL लीव होता है, यानी पैटर्निटी लीव वह 2 बच्चों तक अलाउड होते हैं, जो कि मेल रेलवे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। जो कि पैटर्निटी लीव की अगर बात करें तो वह 15 डेज का होता है। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पूछ लिया गया है कि जो पैटर्निटी लीव है वह कितने दिनों का होता है, तो वह 15 दिनों का होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर यह पैटर्निटी लीव लेना अनिवार्य होता है, अदरवाइज इसको लैप्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एवरेज लीव पे में बी ग्रांटेड मीन्स औसत वेतन छुट्टी अधिकतम जो कि रिटायरमेंट टाइम में दिया जाता है और जिसे अगर हम जमा कर सकते हैं पूरे इंटायर सर्विस में, वह मैक्सिमम LAP हमारा 300 LAP से ज़्यादा हमें जमा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 LAP, जिसे पूरे सर्विस तक हम जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए मैक्सिमम इनकैशमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेनर्स हाउ मेनी डेज कैन बी कैश्ड इन फुल सर्विस पीरियड मीन्स पूरे सेवा काल में यहाँ पर छुट्टी का नकदीकरण कितने दिन का हम किया कर सकते हैं, वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो पूरे सेवा काल में अगर बात करें तो हम 60 LAP का नकदीकरण 2 ईयर्स का गैप लेकर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैक्सिमम 10 LAP का आप इनकेसमेंट करा सकते हैं एक बार में, जो कि पूरे आप पूरे सर्विस में 6 बार करा सकते हैं। यानी टोटल LAP आपकी 60 हो जाएगी। जिसके बीच अगर बात करें तो 2 ईयर्स का गैप होना अनिवार्य है, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और पूरी सर्विस पीरियड में आप 60 दिन से ज़्यादा LAP का इनकेसमेंट नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर पूछा गया है
पार्ट सी जो कि जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें यहाँ पर 4 हमारा प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर डिविजन्स, यहाँ पर जोन दर्शाए गए हैं और यहाँ पर मैच करना है कि सही पेयर हमारा कौन सा बन रहा है। तो सही पेयर की अगर बात करें यहाँ पर हमारा, तो सबसे पहला हमारा है सियालदह, जो सियालदह डिवीजन जिसका कोड है SDAH। इसका हमारा बात करें जोन, किस जोन के अंतर्गत आता है, तो सियालदह ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 81 का डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फिर यहाँ पर बोला गया है बाल्टियर, इस बाल्टियर डिवीजन है वो किस रेलवे के अंतर्गत आता है, तो बाल्टियर डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 82 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है 83 प्रश्न नंबर जो गुंतकल है हमारा GTL जिसका कोड है उसका रेलवे पूछा गया जोन, वो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर है हुबली का HUBL कोड होता है, जिसकी मुख्यालय की अगर बात करें तो रेलवे यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार चारों ऑप्शंस का डिविजन्स हेडक्वार्टर्स जो हमारा रेलवे है उस जोन का उससे मैच हो गए हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, फिर से 4 यहाँ पर प्रश्न दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पेयर करना है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, जो किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा अभ्यारण्य यानी सेंचुरी दिए गए और राज्य रिलेटेड दिए गए हैं। तो कान्हा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कान्हा अभ्यारण्य की अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर तडोबा जो अभ्यारण्य है वह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर तडोबा का महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है गिर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रणथंभौर जो वो हमारा राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 ऑप्शंस को आप पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कैपिटल एंड स्टेट से, यानी जो एक तरफ हमारा राज्य दिए गए हैं उसके दूसरी तरफ हमारा राजधानी या कैपिटल दिए गए हैं और यहाँ पर हमारा मैच करना है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 89 का हमारा देहरादून हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेघालय का शिलोंग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नागालैंड का कोहिमा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो यह इस प्रकार आप पेयर कर सकते हैं कैपिटल विथ स्टेट्स के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि जो हमारा जो पर्सन यानी व्यक्तित्व दिए गए हैं वो कौन से फील्ड में अभी वर्तमान में कार्यरत है उससे मैच करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके 4 प्रश्न हैं। तो स्मृति रंधावा एक क्रिकेट खिलाड़ी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैरी कॉम, जो मैरी कॉम मुक्केबाजी का है, तो मुक्केबाजी हमारा बॉक्सिंग ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो सिनोम हलेप यह टेनिस खिलाड़ी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चारों ऑप्शंस को पर्सन्स विथ दियर फील्ड्स ऑफ वर्किंग मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट जनरल नॉलेज से पूछा गया है प्रश्न, इसमें हमारा एक तरफ राज्य का नाम दिया गया, दूसरी तरफ हमारा नदी का नाम दिया गया है। तो इसमें हमारा बोला गया है कि महानदी, तो महानदी हमारा जो है वह महानदी हमारा ओडिशा में बहती है, तो ओडिशा की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नदी हमारा आंध्र प्रदेश में बहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। थर्ड है हमारा
गोदावरी, गोदावरी हमारा महाराष्ट्र में बहती है, तो महाराष्ट्र से यहाँ पर हम पेयर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी का। फिर लास्ट है हमारा नर्मदा, तो नर्मदा नदी हमारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम बी से मध्य प्रदेश को ऑप्शन नंबर डी से नर्मदा नदी से मैच करा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा स्टेट विथ दियर रिवर्स मैच हो गए हैं, यानी चारों ऑप्शंस को आप इस प्रकार मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा सेशन है यहाँ पर वो हमारा राजभाषा यानी पार्ट डी सेक्शन है, जिसमें राजभाषा के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, भारतीय संघ राज्य की राजभाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी है। यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भारत में जो राजभाषा नियम के अनुसार 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ए क्षेत्र, बी क्षेत्र और सी क्षेत्र, यानी क ख ग 3 क्षेत्र में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, हर साल हिंदी दिवस जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गया, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा जो कि अंग्रेजी है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत किन किन राज्यों को उर्दू में राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश और बिहार 2 राज्य है जिस राज्य ने उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो वर्तमान में टोटल 8 भाषाएं सम्मिलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। और वहीं संसदीय समिति अगर आपसे पूछ लिया जाए, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, राजभाषा विभाग के राभाकाश का पूर्ण स्वरूप क्या होता है, तो राभाकाश का पूर्ण स्वरूप की अगर बात करें तो राजभाषा कार्यान्वयन समिति होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को कौन सी विदेशी भाषाएं समावेश है, तो जो हमारा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं टोटल्स है, इसमें हमारा विदेशी भाषाएं इकलौता नेपाली को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा हिंदी पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित है, तो इसमें हमारा प्रबोध, पराग और प्रवीण तीनों निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।